उपसभापति महोदय, मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री और अप्रोप्रिएशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, इस सदन में प्राइस राइज पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन ये पूरा विषय प्राइस राइज से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए सदन को ये बताना चाहूँगा कि जो विपक्ष हम पर आरोप लगाता है कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण मूल्य वृद्धि हो रही है, मैं उन सदस्यों को बताना चाहूँगा ये मूल्य वृद्धि इन्फ्लेशन पूरे दुनिया का फिनोमिना बन चुका है। पोस्ट पैंडेमिक इन्फ्लेशन इज स्टार्टेड टू रन एंड इवन इन अ कंट्री लाइक अमेरिका in the last 39 years the highest rate of inflation is 6.8%, which has occurred in America this month only. यानी अमेरिका जैसे देश में भी 39 साल के बाद पहली बार महंगाई इन्फ्लेशन का रेट 6.8 पर पहुंच गया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर ये 4.1 है, जो 13 साल के भीतर हाईएस्ट है और 13 साल में यह डबल हो गया है। यूनाइटेड किंगडम में इट इज 4.2, ब्राजील में 10.67 है, टर्की में 20%, अर्जेंटीना में 50%, रशिया में 8.1%। और सती महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के बावजूद हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को जिस तरह से नियंत्रित किया है, उसी का परिणाम है कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो नियंत्रण के भीतर है। और सरस्वती महोदय, ये जो इन्फ्लेशन है इसका मुख्य कारण क्या है? पूरे दुनिया के अंदर चिप का शॉर्टेज हो गया। आपने देखा होगा अखबारों के अंदर की जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री कम हो गई, क्योंकि जो सेमी कंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, उनकी सप्लाई जो है कोरोना और बाकी कारणों से चिप्स का शॉर्टेज हो गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोटर व्हीकल्स, उसी प्रकार कंटेनर का शॉर्टेज, शिपमेंट्स का शॉर्टेज, पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से डिमांड बढ़ी है तो कंटेनर्स का शॉर्टेज हो गया है। मेटल्स, मिनरल्स, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, इन सारे कारणों से। और सती महोदय, हम भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी है, हम आइसोलेशन में नहीं हैं। अगर पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ती, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भारत उसे अछूता नहीं रह सकता है। इंडिया इज फोर्स्ड टू इम्पोर्ट दैट इंटरनेशनल इन्फ्लेशन। हम अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लेशन को हमको इम्पोर्ट कर रहे हैं, एज इंडिया इज लिंक्ड विद ग्लोबल इकोनॉमी एंड रिलाइज ऑन ग्लोबल रीजनल वैल्यू चेन फॉर इट्स इकोनॉमिक ऑपरेशन। और सती महोदय, मैं ये भी सदन को बताना चाहूँगा कि 2008 में इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस समय उन्होंने इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया, जबकि 2008 के बाद न तो लॉकडाउन था, न कोई कोरोना था, फिर भी जो है, और उस समय महंगाई की दर कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और सती महोदय, और हम लोगों ने इस कोरोना के बावजूद डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाकर इन्फ्लेशन के रेट को हम लोगों नियंत्रण में रखने का काम किया है। इसलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जो लोग और यहाँ की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाए, वो लोग हम पर आरोप लगाते हैं। और सती महोदय, इस इन्फ्लेशन बढ़ने का दो मुख्य कारण है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों के अंदर वृद्धि, और दूसरा एडिबल ऑयल। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि हम अपनी आवश्यकता का 83% से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और जो खाद्य तेल है, जो एडिबल ऑयल है, वो भी हम 60% से ज़्यादा जो है हमको आयात करना पड़ता है। और सती महोदय, पेट्रोलियम प्राइसेस जहाँ 1.5 साल पहले $20 पर बैरल था, वो बढ़कर $80 पर बैरल पर पहुँच गया। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके सप्लाई को कम कर दिया ताकि विश्व के बाजार में और पेट्रोलियम की जो है और वृद्धि हो सके, पदार्थों की वृद्धि हो सके। और इतना ही नहीं, तो एलपीजी के भी प्राइस में 238% की और वृद्धि हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर। और जो एक्सचेंज रेट है, क्योंकि हम आयात करते इसलिए हमको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है,
तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो जहाँ 2014 में 60 रुपीस पर डॉलर था, वो बढ़कर 75 रुपीस पर डॉलर पहुंच गया। और इन सारी चीज़ों का ये परिणाम हुआ सौती महोदय कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर $1 अगर पेट्रोलियम की मूल्य वृद्धि होती है तो 50 पैसा प्रति लीटर भारत में उसके कारण वृद्धि होनी पड़ती है, करना पड़ता है। और सौती महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में को नीचे लाने के लिए 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में और 5 रुपया प्रति लीटर उन्होंने कटौती करने का निर्णय लिया। और अधिकांश बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में भारी कटौती की। लेकिन सौती महोदय, केरल में किसकी सरकार है? सीपीएम की सरकार है। उन्होंने कोई भी वैट के अंदर कटौती नहीं की। कांग्रेस महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है, झारखंड की सरकार में कांग्रेस शामिल है, लेकिन कांग्रेस जिस सरकार में शामिल है महाराष्ट्र और झारखंड, वह उन्होंने पेट्रोल और डीजल के वैट में कोई कटौती नहीं की। सीपीएम ने कोई कटौती नहीं की। और ये तृणमूल कांग्रेस के लोग वेल में आकर हल्ला करते हैं। मैं जानना चाहता हूं ममता बनर्जी से कि जब बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल के वैट में कटौती कर दिया तो बंगाल ने क्यों नहीं कटौती किया? बगल के बिहार ने कटौती कर दिया, लेकिन अर्जुन मुंडा जी बैठे इनके राज्य झारखंड में, बगल के बंगाल में, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, उन्होंने कोई कटौती नहीं किया। सौती महोदय, आज भी 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में किसी प्रकार की कटौती नहीं की। और आज अगर देश में सबसे ज्यादा अगर वैट किसी एक राज्य में है, उसका नाम महाराष्ट्र है, जहां पेट्रोल पर 39% और डीजल पर 28% और वैट लग रहा है। केरल में सीपीएम की सरकार है, 30% वैट है पेट्रोल पर। बंगाल में 29% वैट है पेट्रोल पर। तेलंगाना में 33%, तमिलनाडु में 33%। सौती महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल में इतनी बड़ी कटौती की और उस कटौती का परिणाम क्या हुआ? हर महीने 8,689 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है। अगर हम कटौती नहीं करते तो पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव गेन्ड 8,689 crore per month we would have gained, and in a way in a year 1,04,000 crore का रेवेन्यू लॉस भारत की सरकार को हुआ। लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। हम चाहते थे कि लोगों को राहत मिले, लोगों को सुविधा मिले। और कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने दिखावे के लिए कटौती की, 90 पैसे की कटौती की केवल वैट के अंदर। सौती महोदय, और सौती महोदय, भारत की सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमारे पास पेट्रोलियम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और हमने तय किया कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसे 5 मिलियन बैरल यानी 50 लाख बैरल हम उसे रिलीज करेंगे। और सदन को ये मालूम है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने इसलिए बना के रखा है, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, पाडूर में, और 73-74 में जब अटल जी की सरकार थी, क्षमा करेंगे, 73-74 में जब तेल का संकट हुआ और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो ये निर्णय हुआ कि हम अपने तेल का भंडार रखेंगे और इतना भंडार रखेंगे कि 64 दिन तक अगर तेल का संकट हुआ तो भी हम मुकाबला कर सके। इसलिए हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा और पहली बार भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 50 लाख बैरल जो तेल है उसको हम रिलीज करेंगे। ये हम अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के साथ, ताकि दुनिया के अंदर और पेट्रोलियम पदार्थों के और मूल्य में कटौती हो सके। और सौती महोदय, जो हम पर आरोप लगाते हैं कि आपके समय में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि सदन को कि जब चिदम्बरम जी थे यहाँ के वित्त मंत्री तो उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू किया, ऑयल बॉन्ड्स, और कहा कि हम लोगों को लाभ दे रहे हैं, कटौती कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों के अंदर। और सती महोदय, इन लोगों ने 1,30,000 करोड़ 1,30,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया, जिसका भुगतान हम लोग को करना पड़ेगा। यानी आपने दाम कटौती करके वाहवाही लूटा और ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया और 1,30,000 करोड़ रुपया
15-16 से 10,000 करोड़ रुपया हमको ब्याज के रूप में और देना पड़ रहा है सभापति महोदय। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि भारत की सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपया और डीजल पर जो 10 रुपया कम किया है, उसका परिणाम आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई पड़ना प्रारंभ हो गया है। और सभापति महोदय, मूल्य वृद्धि का एक दूसरा बड़ा कारण है एडिबल ऑयल। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि 60% से ज़्यादा जो खाद्य तेल है वो हम दुनिया के बाजार से आयात करते हैं। मलेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वहाँ से हम क्रूड और रिफाइंड ऑयल जो है हम आयात करते हैं। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई, इससे मजबूरन भारत के अंदर भी खाद्य तेल के मूल्य के अंदर वृद्धि हुई। हमारा जो पाम ऑयल है उसका 45%, सोया का 20%, जो पूरे देश में तेल की खपत है खाद्य तेल की, उसमें पाम ऑयल की खपत 45% है, सोया की 20% है, सरसों की 10% है, और बाकी जो है वो मूंगफली का तेल, सनफ्लावर और बाकी है। और सचिव महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि फरवरी से अभी तक क्रूड जो खाद्य तेल था, रिफाइंड ऑयल था, उसके इंपोर्ट ड्यूटी में 5 बार हमने कटौती किया है। और अभी अक्टूबर 2014 में इंपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड पाम, सनफ्लावर को हमने घटाकर 0% कर दिया है। और इतना ही नहीं, रिफाइंड जो पाम, सनफ्लावर, सोया पर जो एग्रीकल्चर सेस लगता था, वो एग्रीकल्चर सेस को भी हमने और काफ़ी घटाने का काम किया है। और इतना ही नहीं तो सरसों के तेल का, और आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, भारत की सरकार ने 7 चीज़ों के जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव मार्केट में, उस पर 1 साल के लिए रोक लगा दिया है, ताकि सोया, सरसों, इस तरह की चीज़ों पर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है और उस पर उसकी बोली नहीं लग सकेगी। साथ ही साथ 2 माह से ज़्यादा का स्टॉक कोई व्यापारी जो है और वह रख नहीं सकेगा। तो सभापति महोदय, और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी दूरदर्शी व्यक्ति है। तो जिन लोगों ने 60 साल राज किया, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य तेल क्यों हमको आयात करना पड़ रहा, क्यों नहीं हम तिलहन की उपज को बढ़ाने का हमने काम किया। हमारी सरकार ने अगले 5 साल के लिए 11,040 करोड़ रुपए का नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अगले 5 साल में 11,000 करोड़ खर्च करेंगे, ताकि हम तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर बन सके। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, कि टारगेट है कि पाम ऑयल का जो एकरेज है 6.5 लाख हेक्टेयर, उसका जो क्षेत्रफल है उत्पादन का, वो बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और क्रूड पाम ऑयल जो है, टू ग्रो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड पाम ऑयल टू 11.2 लाख टन बाई 25-26 और 28 लाख टन 29-30 तक हम इसके उत्पादन को बढ़ाने का हमने तय किया है। सभापति महोदय, भारत की सरकार इस बात का भी विचार कर रही है कि अगर प्राइस बढ़ता है, फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर तिलहन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया 11 लाख करोड़ रुपए का, 11,000 करोड़ रुपए का 5 साल का नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल इस सरकार ने निर्णय लिया है। और हमने ये भी विचार किया भारत की सरकार ने कि जो किसान तिलहन पैदा करेंगे, अगर मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो सेंटर विल पे द डिफरेंस। ऑयल पाम फार्मर्स को प्राइस का एश्योरेंस दिया गया है। अगर बाजार दर में और बाजार दर और उसके लागत मूल्य में अगर अंतर होगा, तो भारत की सरकार जो है उसको फार्मर्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा जो है और उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम करेगा। और सती महोदय, इन सबों का परिणाम हुआ है कि पिछले 2 महीने के भीतर ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम ऑयल, इन सबों के मूल्य के अंदर और भारी कमी आई है। सती महोदय, ये भारत की सरकार आज दाल की कीमत नियंत्रण में है। जब दलहन का संकट पैदा हुआ तो हमारी सरकार ने दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई। और सती महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे आने वाले दिनों में ये दाल जो हमको बर्मा से आयात करना पड़ता है, हमको दुनिया के बाकी देशों से आयात करना पड़ता है, तो दलहन और तिलहन, ये जो खाद्य तेल है और जो पल्सेस हैं, इसके मामले में बहुत जल्द
भारत जो है आत्मनिर्भर हो पाएगा। सत्य महोदय, इस सप्लीमेंट्री बजट में जो सबसे बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है वो एयर इंडिया के लिए 62,000 करोड़ रुपए का, 62,057 करोड़ फॉर इन्फ्यूजन इनटू एयर इंडिया एसेट होल्डिंग। सत्य महोदय, ये महाराजा इतना गरीब कैसे हो गया? जो एक जमाने में महाराजा, जो ये नवरत्न था एयर इंडिया, ये नवरत्न जो है वो गरीब हो गया कि आज उसको बेल आउट करना पड़ रहा। सत्य महोदय, और सत्य महोदय, आज अगर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कर्ज में डूबा था एयर इंडिया, तो उसका कारण ये कांग्रेस की सरकार है, जिन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल के अंदर और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को यहां तक पहुंचा दिया। सत्य महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 6-7 के अंदर एयर इंडिया का घाटा था 541 करोड़ और इंडियन एयरलाइंस का घाटा था 230 करोड़ टू 30 करोड़। टू स्टेम द राइजिंग लॉसेज, द यूपीए गवर्नमेंट ऑन जुलाई 15, 2007 डिसाइडेड टू मर्ज एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो इन्होंने मर्ज कर दिया एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को, और मर्ज करने का परिणाम ये हुआ, द मर्जर वॉज अ ग्रॉस मिस्टेक as there was no synergies, resources, aircraft, men, material and machines remained divided. The merger simply magnified problems like excess manpower. Satya Mahoday, the policies of UPA government vis-a-vis merge entity and arbitrary decision led to the airline posting a loss of, पहले ही साल में घाटा बढ़कर 2,226 करोड़ पहुंच गया। सत्य महोदय, और 2007 से लेकर 2009 के बीच में जो उसका घाटा था वो बढ़कर 7,200 करोड़ पहुंच गया। सत्य महोदय, बाय द एक बात मैं और सदन को बताना चाहूंगा सत्य महोदय, कि यूपीए की सरकार ने पहले निर्णय लिया गया था कि 11 एयरक्राफ्ट खरीदा जाना है, 11 एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदा जाना था, लेकिन इन्होंने खरीदा कितना सत्य महोदय? इन्होंने 10 एयरक्राफ्ट खरीदना था, इन्होंने खरीदा 111 एयरक्राफ्ट खरीद लिया इन्होंने सत्य महोदय। तो जो एयरलाइंस घाटे में चल रही थी और केवल 10 नए हवाई जहाज खरीदना था, तो किसके कहने पर आपने 111 हवाई जहाज खरीदा सत्य महोदय? सत्य महोदय, विनोद राय जो सीएजी थे, उनकी किताब है ये नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। Vinod Rai describes how Air India's board of directors had originally placed a letter of interest on Airbus for only 10 aircraft. ये विनोद राय अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि केवल 10 एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया था, but the Air India board was nudged to change the order to Boeing and increase the order from 10 to 111. सत्य महोदय, आखिर क्या कारण था कि 10 खरीदा जाना था और आपने 111 एयरक्राफ्ट और खरीद लिया? सत्य महोदय, प्लानिंग कमीशन ने भी इस पर घोर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। सत्य, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बड़े देश के राष्ट्रपति का भारत में दौरा होने वाला था और उस देश को खुश करने के लिए, क्योंकि वो वायुयान उस देश में बनते थे, और इसलिए 10 के बजाय 111 एयरक्राफ्ट जो है खरीद लिया गया, और ये बहुत बड़ा कारण था एयर इंडिया के लॉस में जाने का। सत्य महोदय, ये तो नरेंद्र कौन खरीदने आता? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा टाटा कंपनी को, जिन्होंने इस 70,000 करोड़ के डूबते हुए जहाज को खरीदने का और फैसला किया। और जो कर्मचारी काम करने वाले हैं सत्य महोदय, सरकार ने यह भी तय किया कि जो भी कर्मचारी हैं जो रिटायर कर चुके हैं, उनका जो मेडिकल बेनिफिट है वो लगातार जारी रहेगा, और जो कार्यरत कर्मचारी हैं 1 साल तक को काम करेंगे और बाद में अगर चाहेंगे तो वो वीआरएस लेकर और नौकरी छोड़ सकते हैं। तो सत्य महोदय, हमने इस एयर इंडिया के पैकेज के द्वारा और इस महाराजा को फिर से महाराजा बनाने का प्रयास किया है सत्य महोदय। और दूसरा सत्य महोदय, हमने बहुत बड़ा बजट का प्रावधान 20,000 करोड़ का रेलवे के लिए किया है। तो सत्य महोदय, मैं सदन को बचाना चाहूंगा कि रेलवे के अंदर जो सुधार हुआ उसी का परिणाम है कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, that is 2016-17 to 2021, number of train accidents has shown a continuously decreasing trend. आजकल की अखबारों में पढ़ते हैं कि रेल दुर्घटना हुई। मैं सदन को बताना चाहूंगा सत्य महोदय कि 2016-17 में
जहां 104 ट्रेन दुर्घटना हुई थी वो 2020-21 में घटकर केवल 22 रह गई, केवल 22। यह नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे को मर्ज कर दिया जनरल बजट के साथ, और हमने रेलवे की सुरक्षा पर जो प्रयास किया उसी का परिणाम है कि 104 दुर्घटना जहां हुई थी 2016-17 में, वो घटकर 22 पर पहुंच गई। और सौती महोदय, आपको पता है पिछले 2 वर्षों में एक भी मृत्यु नहीं हुई है, रेल दुर्घटना में एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। और नहीं तो कोई साल ऐसा नहीं था कि 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते थे। सती लोग, कुछ लोग कह सकते हैं कि कोरोना था, 20-21 में कोरोना में तो ट्रेन चली नहीं तो लोगों की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 19-20 में 2019-20 when there was no corona, there was no pandemic, not a single passenger died because of rail accident। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। छोटी महोदय, इस बजट में 12,000 crore has been given for a major upgrade of stations and rupees 11,000 crore for covering the cost of 100 train sets। सत्य महोदय, एक और ऐतिहासिक काम किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आपको मालूम है कि जो ट्रेन चलती थी ये डीजल पर चलती थी। सरकार ने तय किया कि हम रेल का विद्युतीकरण करेंगे ताकि डीजल की बचत हो और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एज ऑन 1 अप्रैल 2021 आउट ऑफ 64,689 ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर, यानी 1 अप्रैल 2021 तक, लेटेस्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं, 6 महीना पहले का आंकड़ा है, 64,689 ब्रॉड गेज जो रूट किलोमीटर है, अभी तक 71% हमने उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। और बहुत जल्द भारत की सरकार 100% रेलवे के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और उसका परिणाम क्या हो सकती है महोदय? डीजल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, कितनी बचत हुई, तो मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा। दिस हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन एमिशन ऑफ 9.99 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी करीब 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बचा लिया जो वायुमंडल में जाकर प्रदूषित करता। वी वर एबल टू सेव 10 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईयर 1920। और 20-21 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम कम प्रदूषित करेंगे? 25.48 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कम प्रदूषित करेंगे। सौती महोदय, ये सारी बातें जिस तरह से समाचार पत्रों में आनी चाहिए, समाचार पत्रों में नहीं आती है कि लोग कहते हैं कि आपने क्यों मर्ज कर दिया, क्यों आपने कर दिया। तो सौती महोदय, और एक और बात फर्टिलाइजर्स के बारे में, हमारे मित्र राकेश सिन्हा जी ने उसका विस्तार से जिक्र किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो यूरिया है, जो डीएपी है, हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी आवश्यकता का जो फर्टिलाइजर है करीब 35% से ज्यादा हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने का काम करते हैं। एंड इन दिस ईयर 21-22 वी हैव प्रोवाइडेड 1,55,000 करोड़ हमने सब्सिडी के लिए प्रावधान किया है ताकि किसानों को ऊंचे मूल्य पर यूरिया और डीएपी खरीदना न पड़े। जो लोग किसानों को लेकर आंदोलन करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या डीएपी और यूरिया का दाम बढ़ा? लोगों को यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ा। एंड सर, ग्लोबल 5 मिनट में और लेना चाहूंगा सर। ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस सर्ज रफली 200%। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो फर्टिलाइजर है उसके दाम में 200% की वृद्धि हुई। उसका कारण क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला और नेचुरल गैस, ये जो 2 मुख्य उसके निर्माण के आधार थे, उस पर चाइना और रशिया ने और प्रतिबंध लगा दिया या रोक लगा दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि चाइना और रशिया ने जब कोल और नेचुरल गैस के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर फर्टिलाइजर के दाम के अंदर और काफी वृद्धि हो गई। और सौती महोदय, और उसी का परिणाम है सौती महोदय, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने इसका प्रावधान किया। जो डीएपी, इंडिया रेजेस द सब्सिडी टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस शॉक्स। रिटेल प्राइसेस ऑफ अ टन ऑफ डीएपी इन इंडिया इज लेस देन हाफ द ग्लोबल प्राइस। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की जितनी कीमत है
भारत में उससे आधी कीमत पर हम किसानों को और देने का काम कर रहे सौती महोदय। और इसलिए पहले जहां 15 ट्रेनों से हम फर्टिलाइजर पहुंचा रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेल मंत्री और मनसुख भाई को और केमिकल फर्टिलाइजर के मंत्री को कि अब 30 ट्रेनों से हर राज्य के अंदर फर्टिलाइजर को पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई संकट नहीं हो सके। सौती महोदय, in November 2020 under the Atmanirbhar Bharat economic package, the government announced an additional allocation of 65,000 crore in 2021 for fertilizer subsidy. As a result, the allocation for 2021 has increased from 71,039 crore to 1,33,000 crore at the revised stage. सौती महोदय, निर्मला जी ने अभी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है। सौती महोदय, इस कठिन दौर से पूरी दुनिया गुजरी है और भारत में किस प्रकार से गुजरा है, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर 22 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को नापने के लिए 22 मानक तैयार किए गए हैं, 22 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। उस 22 में से हम 19 मानकों पर हमने 2019 में जितना था उसको हमने पार कर दिया है। केवल 3 ऐसे मानक हैं जैसे स्टील, डोमेस्टिक ऑटो सेल और एयर पैसेंजर ट्रैफिक। अभी भी हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम है क्योंकि बहुत तरह का नियंत्रण है। और दूसरा स्टील भी हमको आयात करना पड़ता है। और ऑटो सेल्स, सेमीकंडक्टर के क्राइसिस के कारण गाड़ियों के उत्पादन में 6-6 महीना लग रहा है। ये 3 मानकों को छोड़ दे सौती महोदय तो 22 में से 19 मानक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हमने 2019 का जो लेवल था उसको हमने क्रॉस कर लिया। यह देश की अर्थव्यवस्था। सौती महोदय, मैं उन मानकों का 1 मिनट पढ़ना चाहूंगा। यूपीआई, गूगल मोबिलिटी, मर्चेंट इंपोर्ट्स, ई-वे बिल वॉल्यूम, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, कोल प्रोडक्शन, रेल फ्रेट ट्रैफिक, फर्टिलाइजर सेल, पीएमआई सर्विसेज, पावर कंजम्पशन, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर सेल्स, सीमेंट प्रोडक्शन, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक, कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फ्यूल कंजम्पशन। इन 19 मानकों पर कोविड के पहले जो हमारी थी स्थिति, हमने उसको पार कर लिया है और केवल 3 मानक बचे हैं जिस पर अभी भी हम स्टील, एयर पैसेंजर ट्रैफिक और ऑटो सेल्स जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो सौती महोदय, यह भारत की सरकार, यह है नरेंद्र मोदी की सरकार कि विपरीत परिस्थिति में जहां पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखाया है। पूरे दुनिया के अंदर जहां, और जो लोग कहते थे चले गए, वहां क्या बयान दिया था चिदम्बरम साहब ने कि नोट छापना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, नोट छापिए, आपके पास प्रिंटिंग मशीन है, जितने नोट छाप सकते हैं छाप कर लोगों को दीजिए। अगर हमने उनकी बात को मान लिया होता तो आज हमारा जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 15-20% पहुंच गया होता। और जो काम अमेरिका ने किया कि अमेरिका ने लोगों को स्टिमुलस बांट दिया, पैसा बांट दिया, एक आदमी को $5,000, $10,000, आज वो 39 साल के हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट पर पहुंच गया। सौती महोदय, हमने कोरोना का भी मुकाबला किया, हमने पेंडेमिक का मुकाबला किया, और इसके बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को ठीक दिशा में और बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए सौती महोदय, आज का जो सप्लीमेंट्री बजट और जो प्रिपरेशन बिल है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं और मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है वो 22-23 का जो वर्ष होगा भारत के लिए और शुभ होगा। और हम जो 19 के पहले की जो थी स्थिति, हम 22-23 के अंदर भारत को उस स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील कुमार मोदी जी।